Today we are going to do the third chapter of the 8th standard, glimpses of the past. Okay, the glimpses का मीनिंग होता है झलक और past means अतीत की कुछ झलकियां. Before you read, here are the some pictorial glimpses of the history of our country. From 1757 to 1857, 1757 से 1857 के बीच के कुछ ग्लिम्सेस हैं, कुछ झलके हैं, और वो झलके हमें झलक कैसे दिखाई गई है, पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स जैसे आप कॉमिक्स या आप देखते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वैसा करके स्पीच बबल्स बोला गया है इसमें. एंड विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपको हर चीज क्लियर कर देगी कि किस कंडीशन में 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके पीछे क्या कंडीशन बनी थी कि लोगों ने थक हार कर 1857 की क्रांति करी थी. ओके, द फर्स्ट है द मार्टियर्स. मार्टियर्स मतलब इसमें आप देख रहे हो कि लता मंगेशकर हैं, वो बैठी हैं एट ए फंक्शन इन ए दिल्ली, ठीक है, और वो नेहरू जी बैठे हैं और वो लता मंगेशकर जी क्या बोल रही हैं, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifice of India's martyrs, कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो ये गाना आपको पता ही है कि ये गाना कितना मशहूर हुआ था और ये लोगों के दिलों में ये गाना आज भी बजता है. और फिर इसके बाद है जो सेकंड थिंग है द कंपनी कॉन्क्वेस्ट, जो कंपनी की जीत. यहाँ पर कंपनी की जीत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया, जो कि धीरे धीरे इंडिया में पैर पसार रही थी. विद द सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश इंडिया कंपनी हैज एक्सटेंडेड इट्स पावर द 18th सेंचुरी इंडिया. तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही थी, बढ़ रही थी विद द सुपीरियर वेपन्स से, और उन्होंने 18th सेंचुरी में अपनी पावर बहुत बढ़ा ली थी. ये जो इंडिया का मैप दिखाया गया है ये 1765 का दिखाया गया है. इसमें जो येलो वाला एरिया है वो तो इंडिया का है, लेकिन अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रिटिश टेरिटरी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तो जो पिंक वाला पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां जहां अपना वो जगह एक्वायर कर ली थी, कब्जा कर लिया था, वो जगह को दिखाया गया है. और फिर इधर है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारत के राजा थे उनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, मतलब वो बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं सोचते थे. वो यही सोचते थे कि आज हमें फायदा हो रहा है ना, तो वही वो काम कर लेते थे. दैट upstart Rajaba called the English merchants, they will help me to defeat him. तो ये लोग अपने ही देश के लोगों को हराने के लिए अंग्रेजों की हेल्प ले लेते थे. जैसे upstart Rajaba, upstart मतलब जैसे जो अपनी दौलत को, शोहरत को संभाल नहीं पाता उसे अपस्टार्ट. से अचानक से जैसे किसी की लॉटरी खुल जाती है या अचानक से कोई राजा बन जाता है उसे अपस्टार्ट बोलते हैं. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश लोगों को बुलाओ और मैं उनकी हेल्प लेकर जो मेरे दूसरे राजा हैं, उसी प्रदेश के राजा हैं, मैं उनको हरा दूंगा. तो वो एक दूसरे को हराने के लिए, इंडिया के लोग एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिश लोगों की हेल्प ले लेते थे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. इस कारण से आपस में राजा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, इसलिए उनमें किसी भी तरह की शांति नहीं थी और कांस्टेंट फाइट्स होती रहती थी, मतलब लगातार जो इस तरह की लड़ाइयां चलती रहती थी. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. जो इस तरह की आपस में इनकी दुश्मनियां थी उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ. और जैसे आपने वो बंदर वाली कहानी सुनी हुई है कि दोनों बिल्लियां आपस में लड़ती रही और उसका फायदा बंदर को हो गया, ऐसे ही आपस में यहाँ के राजा लड़ते रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हो गया. इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन. इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे जो इंडिया के राजा थे उन सबको डिफीट कर दिया. सबड्यू मतलब हरा दिया एक एक करके.
The far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till died fighting. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही शॉर्ट साइटेड थे, कुछ लोग बहुत दूर की सोचने वाले भी थे। अब उसमें से कौन से राजा थे? मैसूर के ब्रेव टीपू सुल्तान थे, और उन्होंने आखिरी दम तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी और उनको बाहर भगाना चाहा। अभी एक हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू द दीज कॉन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश के अंदर एंट्री करी, उस पर सब लोगों का एक मिक्स रिव्यू था। तो कई लोग तो क्या कह रहे थे, थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शुक्र है भगवान का कि अब ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारे देश में आ गए हैं, जो राजा आपस में लड़ते रहते थे अब वो नहीं लड़ेंगे और किसी भी तरह के वॉर्स नहीं होंगे और किसी भी तरह की लूटिंग जो ठग्स के द्वारा होती है वो नहीं होगी। और ये जो दूसरे वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं, इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। वो तो मतलब यहाँ तक कह रहे हैं कि अरे ये तो भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को भेजा है, अगर ब्रिटिश ना आते तो हम लोग क्या करते। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। और ये कह रहे हैं कि अरे ये तो ब्रिटिश लोग आ गए, अब हमारा भाग्य उन्हीं के साथ ही जुड़ गया है। अगर वो आगे बढ़ेंगे ब्रिटिश लोग तो हम आगे बढ़ेंगे, वो पीछे हटेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। मतलब उन्होंने तो अपना भाग्य तक भी ब्रिटिश पीपल के साथ जोड़ दिया। एंड और फिर मिक्स सा रिएक्शन था, किसी को तो बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ जो थोड़े समझदार लोग थे वो ऐसी भी बात कर रहे थे। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो ये ब्रिटिश लोग आए हैं इन्होंने तो हमारे राजाओं को मार दिया या तो फिर गद्दी से ही उतार दिए। डिथ्रोन का मीनिंग अपने उनके सिंहासन से ही उन्हें उतार दिया। और फिर सम किंग्स वर नॉट गुड। ठीक है, वो मानते थे कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, वो लोगों को भी परेशान करते थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। आखिरकार वो इस धरती के तो थे, भारत के तो थे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को कुछ तो समझते थे। अपने तो खैर अपने ही होते हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरनर्स। और अब तो अगर ये राजा, अगर ब्रिटिश लोगों की एंट्री हो गई तो हमें तो एक स्लेव्स की तरह, मजदूरों की तरह वो लोग हमें रखेंगे। तो ऐसा लोगों का, कुछ लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हो गया और कुछ लोग सोच रहे थे कि इन लोगों को नहीं आना चाहिए था ब्रिटिशर्स को। और जो थर्ड था, ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक। जो रिलीजियस लीडर्स थे प्रीच्ड आइडियाज लाइक द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब वो जो धर्मगुरु जिसे आप कह सकते हैं, कुछ धर्मगुरु ऐसे भी थे जो कि अनटचेबिलिटी, अछूत, इस चीजों को सिखा रहे थे और वो चाहते थे कि बच्चों की मैरिज भी जल्दी कर देनी चाहिए, गर्ल्स को भी बाहर ज्यादा नहीं निकलने देना चाहिए। मतलब इस तरह की बातें भी बहुत ज्यादा सिखा रहे थे। और ये देखो, ये धर्मगुरु हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। उनको लग रहा था कि अगर कोई समुद्र पार जाएगा, मतलब एक देश से दूसरे देश में समुद्र पार करके अगर जाएगा, समुद्र पार करने का मीनिंग ये है कि मतलब अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाएगा तो वो अपना धर्म ही खो देगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता थी कि वो लोग ये ऐसा सोचते थे कि अगर हम दूसरे देश में चले गए तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन। कि जितनी भी आज दुनिया में दुख दर्द है वो उसका कारण औरतें ही हैं। तो इतनी अच्छी सोच के लोग, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर ऐसी ऐसी सोच के लोग थे तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता था। तो वो तो गुलाम होना निश्चित ही था। और ये क्या बोल रहे हैं, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। और उधर से ये अंग्रेज लोग क्या सोचते थे, इनके दिल की बात क्या थी कि वो सोचते थे सच्चाई तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो ही चुके हैं। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। और वो उन्हें ऐसे देखते थे कि जैसे ये तो तुच्छ से प्राणी है, नीच लोग हैं, इन्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। मतलब जस्ट लाइक वो बहुत बुरी तरह से बिहेव करते थे और उन्हें लगता था कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर हम इन्हें बोलेंगे कि तुम खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। द नेटिव्स आर द अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड इनकैपेबल ऑफ द ऑनेस्टी।
और उन्हें लगता था कि यहाँ के जो लोग हैं अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट हैं, कि हम इन पे बिल्कुल भी ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। अनवर्दी मतलब उस चीज के लायक ही नहीं है, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और हम इनके ऊपर किसी भी तरह से ये ईमानदारी तो रख ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं, थ्रू योर ऑनर बट आई एम द ऑनेस्ट। वो क्या बोल रहे हैं कि वो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय लोग तो बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, पर मैं तो विश्वास के लायक हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस तरह के जो लोग होते थे, वही कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई, इसी तरह के लोगों के कारण ही जो देश था वो गुलाम हुआ था, जो अपने ही देश के लोगों को गंदा कह रहा है अंग्रेजों के आगे, और उधर से कह रहा है कि हाँ भारतीय गंदे हैं, लेकिन हाँ मैं भारतीय हूँ पर मैं तो अच्छा हूँ। तो ऐसी सोच के लोगों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एंड द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, तो उन्हें तो बहुत जल्दी प्रॉफिट्स चाहिए थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। तो इस कारण से उन्होंने जो यहाँ के फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत भारी भारी टैक्सेस लगा दिए थे, जो कि वो टैक्स वो पे नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने फार्मर्स को टू अबैंडन देयर फील्ड्स, उन फील्ड्स को अबैंडन मतलब वो आखिरकार उन्हें छोड़ने पर, अपने खेतों को, अपनी फील्ड्स को छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप्स। और ये देखो, एक गरीब किसान है और वो अंग्रेजों को क्या कह रहा है कि देखो जो आपके आदमी हैं वो सारी मेरी जो टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, सारी मेरी फसल लेके जा रहे हैं। मैंने पूरा साल मेहनत की है और अब जब मैंने फसल काटी है तो ये लोग मेरी, आप लोगों के आदमी अंग्रेज लोग मेरी फसल लेके जा रहे हैं। तो फिर जो इंग्लिश ब्रिटिश लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, यू आर स्टिल इन अरेस्ट, इफ यू डोंट पे द नेक्स्ट वीक आई विल सेंड टू द जेल। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर तो अभी भी बहुत सारा टैक्स लगान जो है अभी भी बहुत बाकी है, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक इसे पे नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और उसके बाद है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और वो ब्रिटिश लोग यहाँ तक नहीं रुके थे कि हमारे इंडियन से लगान, किसानों से लगान वसूले, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चालें चली। कैसे? द स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, उन्होंने और भी बहुत सारे मेथड्स ढूंढ लिए जिससे उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट होता। कौन से मेथड थे? The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to the India। उन्होंने कहा जो भी इंग्लैंड में चीजें बनेंगी तो वो जब इंग्लैंड से इंडिया में आएंगी उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स नहीं लगेगा तो भारत की सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता था और सारा प्रॉफिट इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग ले जाते थे। और जबकि आपको पता है कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे, जैसे कॉटन है, कॉटन यहाँ से लेके जाते थे और वहां से कपड़ा बना के लेके आते थे और उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर हमें बेचते थे, लेकिन किसी भी तरह का कहते थे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस कारण से देश को बहुत नुकसान होता था। और दूसरे उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं वेरी गुड आइडिया, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से जो ये जो इंडियन ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी लॉस थे हमारी इंडस्ट्रीज को वो क्रिपल करने लगे थे, मतलब हमारी इंडस्ट्री को उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। जितने भी आर्टिस्ट थे और जितने भी कारीगर थे जो हाथ का काम करते थे, और उन्होंने जो भी ब्रिटिश के रूल्स थे ना, जितनी भी पॉलिसीज थी, उसके कारण जो यहाँ के एक्सपर्ट्स थे वो पूरी तरह से ruined हो गए थे, नष्ट हो गए थे और उनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया था, ruined हो गया था। और फिर है फोर्थ, राम मोहन राय, जो कि 1772 से 1833 तक यहाँ रहे। राम मोहन राय, ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कोई लोग ही पढ़ा लिखे होते थे। तो इसमें से जो राजा राम मोहन राय थे वो काफी पढ़े लिखे थे और वो बंगाल से बिलोंग करते थे और उन्हें ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी कि कंट्री के साथ क्या गलत चल रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइट आवरसेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट।
वो उन्होंने कहा कि हम अपने आप को इतना छोटा और इतना तुच्छ नहीं समझ सकते हैं। हमारा कल्चर, हमारा एंशिएंट जो कल्चर है वो बहुत ग्रेट है, मतलब कि हम बहुत, हमारे जो पूर्वज थे वो काफी ग्रेट थे। हमें अपने आप को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें एफर्ट्स करने चाहिए। एंड वी आर कैपेबल ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स, और हम हर चीज के लायक हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स के लायक हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस। उन्होंने कहा सबसे पहले जो रूट कॉज है हमें वो चीज को खत्म करना पड़ेगा। और जो रूट कॉज क्या थी, वो थे सुपरस्टिशियस, मतलब जो हमारे अंधविश्वास थे, उन्हें वही हमें बुरी तरह से रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हमें तरक्की करनी है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें अपने जितने भी सुपरस्टिशंस हैं वो उनको खत्म करना होगा, अंधविश्वासों को खत्म करना होगा। और उसके बाद ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ उमा को क्या कह रहे हैं कि काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गायें हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन हर गाय का दूध सेम रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम। इस तरह जो धर्म गुरु हैं या जो गुरु हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो धर्म की नॉलेज दे रहे हैं, वो अलग अलग तरह से दे रहे हैं, लेकिन हर रिलीजन में एक ही बात कहते हैं कि चाहे वो बात एकता की हो या जिस भी तरह की हो, तो वो कहते हैं कि हर एसेंस जो है उस चीज का जो निचोड़ है वो सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड द मॉडर्न नॉलेज, जो वो पढ़े लिखे थे और वो साइंस से काफी अट्रैक्टेड थे और मॉडर्न नॉलेज से भी। इस कारण से वो अंधविश्वासों पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनको लगता था कि हर चीज साइंटिफिक होनी चाहिए। जैसे पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि हाँ काली बिल्ली रास्ता काट दी तो अब नहीं, अब रास्ता क्रॉस नहीं करना, या किसी ने छींक मार दी तो अब नहीं जाना। तो इस तरह की बातों पे वो बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हर चीज को आपको साइंस से जोड़ के लेना चाहिए, लॉजिक से जोड़ के लेना चाहिए। तो इस तरह से वो काफी लॉजिकल थे। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड ब्रिटिश पावरफुल, तो वो उन्होंने सी को क्रॉस किया, जबकि हमने पहले शुरू में लेसन में पढ़ा था कि वो धर्मगुरु कह रहे थे कि अगर सी क्रॉस कर लिया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये ऐसी किसी भी बात को नहीं मानते थे। इन्होंने सी को क्रॉस किया और इंग्लैंड भी गए। एंड व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, और उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश जो थे वो किस तरह से पावरफुल बन रहे हैं, उनके पास किस तरह की पावर है। और उन्होंने उनको वहां पर क्या बोला, वी एक्सेप्ट योर रूलर्स एज ए रूलर्स। उन्होंने ये बात मेरे हिसाब से उन्होंने गलत बोली कि उन्होंने बोला कि ओके हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज ए रूलर, यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, हम आपको राजा अपना स्वीकार करते हैं और आप हमें अपनी प्रजा स्वीकार कर लें, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि एक राजा की प्रजा के प्रति किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। तो मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो सस्पिशियस ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनका जो न्यूज़पेपर था 1823 में स्टॉप कर दिया। सस्पिशियस का मीनिंग यहाँ पे आप कह सकते हो जो शक की नजर से, या शक की जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले टाइम में ये न्यूज़पेपर हमारे लिए खतरा हो सकता है, कि ये न्यूज़पेपर से हो सकता है कि ये लोगों को जागृत कर दें, लोगों को बता दें कि ब्रिटिशर्स आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनका वो जो न्यूज़पेपर था वो बंद करवा दिया। और ठीक है, इसके बाद का क्या है, तो आज हम ये पार्ट 1 में इतना ही कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो पार्ट 2 में कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।